आज बात करेंगे क्लास 12 के समाजशास्त्र का। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप। कक्षा 12 का है समाजशास्त्र का। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? उच्च शिक्षा का अभाव है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, या भेदभाव है, या उपयुक्त सभी? तो आपको पता है उपयुक्त सभी है। सब कुछ यहाँ पर महिलाओं के तर्क से कम है। सबसे पहली बात तो भेदभाव है। यहाँ पर महिलाओं को कम पढ़ाई लिखाए जाने का सोचते हैं ग्रामीण स्तर पे। अभी तो सुधार हो रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा समाजशास्त्र तो आराम से इसको हल कर देंगे। राज्य क्या है? एक संस्था है कि एक समूह है कि एक समूह है कि एक समिति है? तो आपको बताना है राज्य क्या है। ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है अभी तो ग्राम पंचायत आई थिंक अभी भी हैं जिन्हें हम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत आपके समय में प्रधान हो गए हैं। पहले के समय में पंच परमेश्वर होते थे। 5 पंच बैठ करके वही पूरे गांव का निर्णय करते थे, जो भी लड़ाई झगड़े हुआ करता था। बट अभी ये ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से होता है कि व्यवसाय से होता है कि विवाह से होता है कि क्षेत्र से होता है? तो दोस्तों जन्म का निर्धारण जन्म से होता है, आपको पता है। जाति का निर्धारण। इसके बाद संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किसने की है? तो आपको बताना। 4 विकल्प आपके सामने हैं। समाजशास्त्र पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको पता है हरित क्रांति कृषि उत्पादक से संबंधित है। ये हरित क्रांति जब आई थी बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा था। ठीक है। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। आप लोग पूरा हल कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर, क्योंकि चैनल पे आपको लगातार मॉडल पेपर आते रहते हैं और आप अपनी जो तैयारी है उसको मतलब एक नई दिशा दे सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? अब आपको बताना है जो एक मेक इन इंडिया है ना, इसका उद्देश्य क्या है। जाति का संबंध किससे है? जन्म से है कि कर्म से है? तो आपको अभी बताया दोस्तों, जन्म से है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको मैं अभी एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ पे है नागरिक समाज से क्या सा है? नागरिक समाज से क्या सा है? ऐसा समाज जिसमें लोग रहते हैं, नागरिक समाज होता है। भाई नागरिक नगर से बना है। ठीक है। यानी नगर में निवास करने वाला जो व्यक्ति है उसे नागरिक कहा जाता है, और ऐसे व्यक्तियों का समूह एक समाज का निर्माण करता है। तो नगर में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को नागरिक समाज कहा जाता है। या फिर आप अगर रियल परिभाषा जो होता हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है। मैं आपको इससे जोड़ जोड़ के कुछ बता रहा हूँ। अगला है राष्ट्रवाद से क्या आशय है? तो राष्ट्रवाद से क्या आशय है भाई? तो आपको बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है। जो ये वाद होते हैं, हिंदी में आपको प्रयोगवाद मिलेगा, प्रगतिवाद मिलेगा, छायावाद मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह ये राष्ट्रवाद है, राज्यवाद आता है। ठीक है। तो ये भी देख लेना क्या होता है। जन्म दर और मृत्यु दर से क्या आशय है? तो दोस्तों आपको पता है जन्म दर क्या होता है? जो लोग पैदा हो रहे हैं, देखा जाता है कि उनकी क्या दर है, यानी प्रतिशत क्या है, अनुपात क्या है। और मृत्यु दर से क्या प्राय है कि जब मरने वालों की संख्या का अनुपात पता किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर साल में 100 बच्चे जन्म लेते हैं और 80 बच्चे मर जाते हैं, तो यहाँ पर जन्म दर कितना होगा? 20%। जन्म दर भाई 80 मर ही जाते हैं, 20% जन्म लेते हैं बस। मृत्यु दर में होता है कि कितने मर रहे हैं। ठीक है। तो जन्म दर मृत्यु दर आप एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। वैसे जन्म और मृत्यु का अनुपात ही जन्म दर और मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है। हड़ताल तथा ताजाबंदी से क्या आशय है? हड़ताल तथा ताजाबंदी से क्या है? हड़ताल क्या होता है दोस्तों? जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग हड़ताल करते हैं। हड़ताल कोई भी समूह कर सकता है, किसान भी करते हैं, व्यापारी भी करते हैं। ठीक है। यानी हड़ताल वे लोग करते हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं होती। मान लीजिए सरकार ने कोई नियम लाया, कोई नियम लगाए, वो नियम अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को,
तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार को बताते हैं कि भाई ये नियम गड़बड़ है। हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये अपना राष्ट्र जो है, इसकी सभी सरकारी संपत्ति हम लोगों को ही पैसों से बनाई गई है। हम लोगों का कहीं ना कहीं उसमें योगदान है, चाहे 1 ही रुपये का योगदान है, तो वो हमारी निजी संपत्ति हुई एक प्रकार से। तो हम अपने ही संपत्ति में कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकते। आप अपने घर को कभी नहीं तोड़ोगे, इसलिए वो भी एक अप्रत्यक्ष रूप से पूरी संपत्ति सरकारी अपनी ही होती है। तो कभी भी हिंसात्मक रूप नहीं करना चाहिए, कभी भी तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। अहिंसात्मक रूप से हम लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए कि उसका नियम अगर गलत है तो वो वापस ले, हम लोगों की बातें मांगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग हड़ताल करने बैठ जाएं तो वहाँ पर मारपीट शुरू कर दें, हिंसा शुरू कर दें। ये सब गड़बड़ बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे है जनसंख्या विस्फोट से क्या है। तो दोस्तों विस्फोट से जैसा कि आपको पता चल ही रहा है कि किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, कहते हैं जैसे बम विस्फोट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जनसंख्या विस्फोट है कि यानी अचानक से बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो जाना। जैसे आपको पता है कि जब कोरोना टाइम आया भारत में, तो सभी लोग घर पे पड़े रहे, घर से ही घर से ही वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था। तो अब चूंकि कोई घर से बाहर नहीं जाता था, तो एक प्रकार गलत आप समझ सकते हैं, बट उसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि अब व्यक्ति अगर एक ही घर के अंदर रहेगा तो वह कुंद हो जाती है उसकी मानसिकता। तो इसमें वो क्या करता है, अपने आप को मनोरंजन की दृष्टि से देखता है, अपने आप को बहलाने की दृष्टि करता है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नारी भोग। तो ऐसे बच्चे लड़के जो होते हैं 18-19 साल के, वो गर्लफ्रेंड में पड़े हैं, जो वो हैं ऐसे, मतलब आप समझ सकते हो कि जब लोग एक ही जगह पे कुंद हो जाते हैं थोड़े से परिवेश में, तो उनके अंदर रसात्मकता ज़्यादा आ जाती है, जिसका कारण है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से भारत में कोरोना टाइम में हुआ। और आज भारत चीन को भी पछाड़ करके जनसंख्या में सबसे आगे चला गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो रीत काल में भी आप देख सकते हैं। रीत काल के जो राजा हुआ करते थे, वो महलों के अंदर ही पर सीमित रहा करते थे। वो बाहर की दुनिया से उतना मतलब नहीं रखते थे कि कौन राजा आ रहा है, कौन आक्रमण करने वाला है, कौन क्या कर रहा है। वो बस अपने नारी भोग पे विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा बस सिंगारिकता में ध्यान था उनका। बस उनको सैन का छपना अच्छा करना था, रात का कोई नारी उनको चाहिए थी साथ में, बस यही सब देखते थे। और देश की क्या दुर्गत हो गई थी आपको पता ही है। जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या वजह से क्या हो रहा है देख लो, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। पुलिस की 64,000 भर्ती आई है, 50 लाख फार्म पड़ा है। अगला है अंतर विवाह को समझाइए। अंतर विवाह क्या होता है? विवाह तो आप लोगों को सबको पता है, अंतर विवाह का क्या मतलब है भाई, ये आप लोग सामाजिक विज्ञान अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अंतर विवाह जैसे बेमेल विवाह होता है, ठीक है। अंतर विवाह का आप आशा समझ सकते हैं, ठीक है। अब अंतर विवाह का मेरे को आशा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला है प्रजाति से क्या आप समझते हैं। तो जैसे कहते हैं दोस्तों, ये इस प्रजाति का है, ठीक है। तो क्या होता ये है कि जैसे मनुष्य में जाति होती है, वैसे पशु पक्षियों में प्रजाति होती है। जैसे ये कबूतर है तो कबूतर की ये प्रजातियां हैं। कबूतर में भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे बाघ है तो बाघ में भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, ठीक है। शेर है तो शेर की कौन सी प्रजाति का ये है, ठीक है। तो उसकी प्रजातियां होती हैं, यानी गुणवत्ता के आधार पर उनकी प्रजाति होती है, उसी का है वही चीज़ है, ठीक है। आप जितना बड़ा लिख सकते हैं। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। अब हरित क्रांति को संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों हरित क्रांति क्या था, किस प्रकार ये उत्पादन वृद्धि में सहायक हुआ, किस प्रकार ये किसानों के लिए हमदर्द साबित हुआ, आपको ये सब बताना है। लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? अगर हम अपने लोक संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो समाज में हमारा स्तर उच्च रहता है। जैसे ही हम अपने संस्कृत मूल्यों को नहीं पहचानते हैं या उसका अपमान करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं, हम गिरते चले जाते हैं, हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है, ठीक है। लोगों की निगाह में हम गिर जाते हैं। जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जाति की विशेषता क्या है भाई? जाति वैसे तो दोस्तों जो हमारे वेद और उपनिषद हैं, जहाँ ऋग्वेद है, उन सब में तो वर्ण जो है, जाति जो है उसको वर्ण कहा गया, और वर्ण को उसके गुण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। जो पढ़ने वाला था उसको पंडित कहा गया, जो व्यापारी था उसको वैश्य कहा गया, जो सेवा भाव करता था उसको क्षुद्र कहा गया, ठीक है।
इसी तरह और भी एक जाति थी, और भी सब लोगों को छत्री, जो लड़ना जानता था उसको छत्री कहा गया, जो बहुत ज़्यादा युद्ध में भाग लेता था। वहाँ पे ये नहीं था कि आप यादव परिवार से अगर हैं तो आप यादव कहलाएंगे, नहीं। अगर आप यादव परिवार में जन्म लिए हैं, आपने शस्त्र विद्या ग्रहण किया, शास्त्र विद्या ली है, आप ज्ञाता हैं, तो आपको पंडित कहा जाएगा। अगर आप यादव कुल में पैदा हुए हैं, आप बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, आप युद्ध में आगे रहते हैं, युद्ध में लड़ाई करने जाते हैं, तो आपको छत्री कहा जाएगा। आपको वहाँ पे यादव नहीं कहा जाएगा, आपको वहाँ पे शूद्र या कुछ भी वो ओबीसी वहाँ पे नहीं था, कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उस प्रकार से। तो जाति का एक विशेष अभी महत्व है अपने यहाँ, ठीक है, वो भी आपको पता है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्या है आपको बताना है। और यहाँ पे है टेररिज्म व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये टेररिज्म व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज के किन्हीं दो मूलाधारों का वर्णन करना है। और यहाँ पे विस्तृत प्रश्न आ जाता है इसके बाद, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको पता है, इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हुए हैं भाई, जितना ज़्यादा अगर जनसंख्या होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था घटेगी, अन्न जल घटेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संपदा का हनन, प्राकृतिक संपदा जो है उसका हनन होगा, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यातायात में पेट्रोल का ज़्यादा उपयोग होगा, ठीक है। मानवीयता घटेगी, क्योंकि भूमि के दाम उच्च हो रहे हैं, मकानों के दाम बढ़ रहे हैं, मानवीयता थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद भारतीय समाज के मौलिक विशेषताओं को बताइए। तो ये मौलिक विशेषता क्या है भारतीय समाज की, ये आपको बताना है। जाति एवं जनजाति में अंतर क्या है भाई, जाति क्या है, जनजाति क्या है। जाति दोस्तों होती है हम लोगों की तरह, जैसे जो क्षेत्रीय, हम लोग जैसे बिग क्षेत्र में रहते हैं, कोई ना कोई कस्बा है, नगर है, गांव है। जनजाति होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, बहुत पिछड़े होते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उनको जनजाति कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ये जनजाति हैं, ठीक है। अथवा सामाजिक शोध में सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। अगला है पश्चिमीकरण क्या है, अथवा भारत में भूमि सुधारों का विवेचन कीजिए। पश्चिमीकरण क्या है दोस्तों, देखो पश्चिमीकरण का आशय है कि अंग्रेजों की जो संस्कृत है उसका हम लोगों के ऊपर एक प्रकार का आवरण चढ़ जाना। जैसे आजकल महिलाएं हम लोगों की तरफ की क्या है, वो पश्चिमीकरण की संस्कृति में घुली जा रही हैं। देखो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हम लोगों के यहाँ नारियों को देवी कहा जाता है, उनको पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनके प्रति हम लोगों का एक मूल्य, एक अलग दृष्टि है। जो माँ है, बहन है, ऐसे दृष्टि होता है अच्छा वाला। उनको नारी, उनको माता माना गया है, उनको देवी माना गया है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन वो अपनी इस जो उनको इतना बड़ा बड़ा उपाधि मिला है, उनका इतना सम्मान है हमारे संस्कृति में, इस संस्कृत को छोड़ करके पश्चिमीकरण में जा रही हैं, जहां पर वो अपने अंग को प्रदर्शित कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, अपने देह प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक है। अपने आप को वो सोच रही हैं कि पढ़ी लिखी हो रही है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वो अपने संस्कृत से दूर जा रही हैं। और जैसे जैसे वो अपने संस्कृत से दूर जा रही हैं, उनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजी में जहां पश्चिमीकरण है, वहां के नारियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता है। वहां कोई नारियों की इज्जत नहीं है, वहां कोई देवी देवता नहीं माना जाता है, नारियों को कोई पूजा नहीं की जाती है, उनको उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। यहाँ हमारे संस्कृत में तो उनको देवी कहा जाता है, उनको पूजा की जाती है, उनके चरण को धुल के पिया जाता है। हमारे यहाँ कन्याकुमारी खिलाया जाता है, उनकी बड़ी आदर सम्मान है लड़कियों का, महिलाओं का। लेकिन पश्चिमीकरण में क्या ऐसा है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की महिलाएं क्या हैं, आजकल हमारे यहाँ की लड़कियां क्या हैं, थोड़ा सा पढ़ ले रही हैं तो देह प्रदर्शन कर रही हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बना रही हैं, और पश्चिमीकरण की संस्कृति में धुली चली जा रही हैं, और उनके अंदर एक प्रकार से पश्चिमीकरण का संस्कृत आ जा रहा है। और लेकिन ये बहुत बड़ा खतरनाक है। वो अपनी जो इतनी बड़ी मतलब उपाधि है उसको ठुकरा करके उधर जो जा रही हैं, वो भोग और विलास की वस्तु बनने जा रही हैं। कुछ दिन में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ऐसी लड़कियों की समाज में भी आप लोग देखते होंगे, ऐसी लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है, छपरी बोला जाता है जो अपना देह प्रदर्शन करती हैं। उनके लिए और बड़े बड़े शब्द रखे गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज, भले पढ़ी लिखी हो, हाँ ठीक है, आप रील्स बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन देह का प्रदर्शन करके रील्स बनाना कहाँ अच्छी बात है यार। फॉलोअर पाने के लिए, थोड़ा फेमस होने के लिए क्या देह ही दिखा डालोगी, ये गलत बात है। मर्द तो पहले भी देह दिखाते थे यार, वो तो मजदूरी करते थे, ठीक है, घर की इज्जत रखने के लिए, ठीक है। पहले की महिलाएं घूंघट तक नहीं उठाती थी, और आज की महिलाएं पूरा आपको पता है क्या क्या उठा देती हैं। तो कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए ये अपना आंतरिक मामला है, लेकिन यहाँ पर आप पश्चिमीकरण में ये सब लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।